बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फसद NA57 में खड़ा हूँ। कांटे का मुकाबला इस हलके में, और ये पाकिस्तान के चंद बड़े हलकों में शुमार होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और 2 बार इस हलके से मुंतखब हो चुके हैं। 2008 में, 2013 में कंसेक्टिवली वो यहाँ से जीते। सदाकत अब्बासी दूसरे बड़े उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। मैं दोनों उम्मीदवारों के साथ गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उनके पास जाने से पहले इस हलके का छोटा सा जायजा आपके सामने पेश करता हूं। ये हलका NA57 जिला रावलपिंडी की 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है। मरी इसमें शामिल है, कहोटा इसमें शामिल है, कोटली सतियाँ इसमें शामिल है और कलर सईदा की चंद यूसीज भी इसमें शामिल हैं। हलकी की आबादी 7,90,000 है। 90% आबादी दही इलाकों पर मुश्तमिल है। कुल वोटर्स जो हैं वो 4,42,458 हैं और यहाँ से 2008 और 2013 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ से वो मुंतखब हुए थे, और उससे पहले 2002 में पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा सती साहब ने इस हलके से वो जीते थे और वो काम करते रहे हैं। सबसे पहले हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और 2 हलकों से वो NA57 और NA53 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस हलके बारे में क्या ख्याल है और वो किस तरह अगर वो मुंतखब हो गए दोबारा तो वो इस हलके की कितनी खिदमत करेंगे, ये सारी बातें हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछेंगे और उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब के पास आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास चलते हैं। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपके कागजात NA53 से मंजूर हो गए हैं, एक तो ये पहली मुबारकबाद तो ये कबूल करें, क्योंकि कागजात का मंजूर होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है ये। और अब मुझे यकीन है कि आप 53 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ लेंगे। प्रायोरिटी कौन सा हल्का है आपका? देखिए, ये पहला इलेक्शन है जहाँ कागजात का मंजूर होना भी एक बहुत बड़ा मरहला है। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि मेरा ये 9वां इलेक्शन है, तो ऐसे हालात कभी नहीं देखे कि बड़ी कन्फ्यूजन है कागज़ों के बारे में, उनका मतलब क्या है, कैसे भरना है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को नहीं पता कि हमने क्या करना है। तो बहरहाल हमने भर के दे दिए थे। एक RO साहब ने ऑब्जेक्शन लगाए, वो आज पहले ट्रिब्यूनल ने हटा दिए। दूसरे का फैसला कल आएगा जो 57 है। मेरा हल्का हमेशा 57 साहब का 50 था, इस दफ़ा 57 है। वो हल्का है जो मरी, कोटली सतियाँ, कहोटा, कल्लर और अब पिंडी भी उसके अंदर शामिल है। 5 तहसीलों पर मुहित है। ठीक है, तो मेरा हल्का तो वही है। यहाँ पर पार्टी की ख्वाहिश है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, शायद आज या कल हो जाएगा, लेकिन पार्टी की और मुकामी वर्करों की ख्वाहिश है कि चूंकि इमरान खान साहब हैं NA53 में, तो आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। ये 53 का फैसला आपने खुद किया है या पार्टी ने किया है बेसिकली? क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अब उम्मीदवार नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि जो विनिंग हॉर्सेज हैं उनको हर जगह से इलेक्शन लड़वा दिया जाए। इस हल्के में इतने मजबूत उम्मीदवार हैं कि आप सोच नहीं सकते। सरदार मेहताब साहब भी इस हल्के से लड़ सकते हैं और भी मुकामी लोग भी हैं, लेकिन ये पार्टी का फैसला है कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ। और इत्तेफाक है कि मेरा घर भी इसी हल्के में है। मैं 43 साल से इस घर में रहता हूँ और ये NA53 का हिस्सा है, और इमरान खान साहब भी इसी हल्के में रहते हैं। अच्छा, और इमरान खान साहब का मुकाबला कर लेंगे आप? बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त वो। आप 25 को रिजल्ट देख लें। वैसे आप 25 तक आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ लेंगे आप? सवाल तो है जी। सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि आपके केस में और कमरुल इस्लाम साहब के केस में खास फर्क नहीं है। ये ना हो कि आप भी उनकी तरह नैब के केसेस भुगत रहे हैं। जी, ये बड़ी बदकिस्मती है, और मैंने आज भी ये हर जगह कहा है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक शख्स जो 2 दफ़ा MPA रहा हो, 10 साल से MPA हो, उसके पास नैब का सर्टिफिकेट है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कोई पता नहीं है, और उसको यकदम कौमी असम्बली से उम्मीदवार है, और मेरे नीचे सूबाई उम्मीदवार भी हैं। मेरी 10 यूनिट काउंसिलें जो हैं वो उनके सूबाई हल्के में लगती हैं। उनको उठा लिया गया और बाद में पता चला कि नैब पकड़ के ले गई है। तो मेरी गुजारिश इलेक्शन कमीशन से भी है, चीफ जस्टिस से भी है, केयर टेकर गवर्नमेंट से भी है, नैब से भी है कि इलेक्शन को मुतनाज़ा मत बनाएं। अगर ये काम होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत को एक खत लिख सकता है, जो मुझे खत आया 3 महीने पहले, कि आप काम सारा बंद कर दें, ये प्री पोल रिगिंग में शामिल होगा। अच्छा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खत लिखा गया कि अगर आप काम करेंगे ठीक हो तो ये प्री पोल रिगिंग में ठीक हो, तो अगर वहां पर वो काम रुक सकता है तो ये काम भी रुक सकता है। तो ये क्यों हो रहा है और सिर्फ आपके साथ हो रहा है? इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे।
اور نیب تو شاید بنی ہی پی ایم ایل این کے لیے تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ بنائی پی ایم ایل این کے لیے گئی تھی، مشرف صاحب نے بنائی تھی کہ پی ایم ایل این کو توڑا جائے، اور آج پھر وہ پی ایم ایل این کے خلاف استعمال لیکن آج تو مشرف صاحب نہیں ہیں، تو آپ کے خلاف کون استعمال کر رہا ہے اس کو؟ جو بھی کر رہا ہے اسے پوچھ لیں، میں تو جو حقائق ہیں چیف جسٹس صاحب اس کے استعمال سامنے- کر رہے ہیں ان کو، دیکھیں، عمران یہ خان صاحب آپ کے خلاف الیکشن، یہ استعمال کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ہے کہ یہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، وہ بھی پوچھیں کہ کیونکہ الیکشن متنازع ہو جائیں گے، میں یہ واضح طریقے سے کہہ رہا ہوں، الیکشن متنازع ہو اگر جائیں گے۔ قمرالاسلام اسلام صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ الیکشن متنازع ہو جائیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں صرف قمرالاسلام صاحب کی بات نہیں ہے، جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے سر؟ وہ تو خود اپنی مرضی سے کیا لندن ہو رہا ہے، گئے میں مثال پیش کر دیتا ہوں۔ 100 پیشیاں ہو چکی ہیں، ایک شخص 1 ارب روپیہ کیش اس سے برآمد ہوا، کون؟ بلوچستان میں، ٹھیک ہو گئے، بمپر میں پیسے، چھت میں پیسے، زمین میں پیسے، ٹھیک 2.5 سال ہو گئے، کوئی پیشی نہیں ہوئی۔ ایک سابقہ پرائم منسٹر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو، آپ اس سے ہر روز پیشی 2 پیشیاں دن میں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ انصاف کا ہمیشہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آ تو رہا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا۔ میں تو ایز اے پرائم منسٹر کہہ چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اس نیب کی عدالت سے انصاف نہیں ملے گا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب تو عباس صاحب اپنی مرضی سے لندن گئے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، بیمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، وہ آج واپس آ جائے، کیس کا حصہ بنے تو فیصلہ ہو جائے گا؟ وہ 100 پیشیاں بھگت چکے ہیں، وہ کیس کا حصہ ہیں، انہوں نے کیس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، یہ پروسیکیوشن نے کورٹ میں ایڈمٹ کیا ہے، کورٹ نے خود کہا ہے کہ ڈیفینس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیس چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، نیب کے یہ صرف واحد کیس نہیں ہے، نیب پچھلے 15 سال سے کیسز چلا رہی ہے، 18 سال سے کیسز چلا رہی ہے، کسی کیس میں آج تک ہفتے میں 2 پیشیاں نہیں ہوئیں، مہینے میں 2 پیشیوں کی روایت نہیں ہے، تو اچھی یہاں بات ہے دن نا میں 2 سر، پیشیاں ہوتی ہیں۔ ایک سپیڈی انصاف ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے نا سپیڈی سر۔ انصاف صرف نواز شریف کا ہونا ہے، 2 پرائم منسٹر اور ہیں، ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں، یہاں کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ تو یہ یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، آپ خود پتہ کر لیں۔ ہے؟ سر میں آپ کی سمجھداری سننا چاہتا ہوں۔ میں دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے طریقہ کار جو حکومت کا تھا اس کو پسند نہیں کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ملک میں ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، میں فوج، نہیں فوج ہو، انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، یہ جوڈیشری کا ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہر ملک میں۔ یعنی جوڈیشری ہے، فوج ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے۔ جو ان کے طریقہ تھا حکومت چلانے کا اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور اس وقت سے کیس بھگت رہے ہیں۔ پہلے دھرنے ہوئے، پھر کیس بنائے گئے، اس کے بعد اب یہ حکومت سے ہٹایا گیا۔ بہرحال ہم نے جو عدالتوں نے کہا امپلیمنٹ کر دیا۔ نہیں بھائی صاحب، اس کا مطلب جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکا ہوں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کیس ہے وہ بیسیکلی کرپشن کا کیس یا منی لانڈرنگ کا کیس نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے۔ دیکھیں اور دھرنے کے پیچھے بھی جو اسٹیبلشمنٹ آپ نے الزامات ان پہ لگائے ہیں، پاکستان میں جس نے بھی فورن ایسٹ شو کیے ہیں اسے وہی سوال کر لیں، کیا وہ جواب دے پائے گا؟ ٹھیک ہے، کہ 30 سال پہلے ان کے والد نے اگر کوئی پراپرٹی ملک سے باہر لی تھی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کیوں خلاف ہوگی میاں نواز شریف دیکھیں کے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ دیکھیں میں تو حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں نا، میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں بنا رہا، میں تو آپ کو نظر آتا ہے 2 پرائم منسٹر ہیں، 5 سال میں کوئی پیشی نہیں ہے، 1 پرائم منسٹر ہے، دن میں 2 پیشی ہیں۔ تو لیکن سر یہ تو نیب اور کورٹ کا ایشو ہے، کورٹس کا ایشو ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پیچھے ہی ہوتی ہے نا، سامنے تو نہیں بیٹھی ہوتی۔ تو نیب کے اور کورٹس کے پیچھے فوج ہے آپ کا خیال ہے؟ میں فوج کی بات نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کا میں خیال ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اس پر ہم نے مقدمے بنا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ہائی جیکر بنایا گیا، یہ پہلی دفعہ وہ عدالت میں نہیں ہے، ان کو ہائی جیکنگ میں کنوکٹ کیا گیا اسی ملک کے اندر، انہی عدالتوں میں۔ اس لیے آج میں ضرورت اس بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، الیکشنز کو متنازع نہ بنائیں۔ نواز شریف صاحب کیس بھگت رہے ہیں، بھگتنے کو تیار ہیں، میں اوپنلی کہتا ہوں اس عدالت میں محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور سر یہ فرمائیے، قمرالاسلام جیسا اگر 1-2 واقعات اور ہو جاتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، سلمان رفیق صاحب ہیں، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، میاں شواشی صاحب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، 1-2 اور لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو آپ الیکشن کو کنٹینیو کریں گے یا آپ چھوڑ دیں گے دیکھیں الیکشن کی دوڑ کے الیکشن بعد؟ ہر حالت میں لڑیں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے مقدمہ لے کے جانا ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ بھاگ گئے تھے،
इन्होंने हमें बात बताई, बाइकआउट नहीं करेंगे आप? बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे इस्लाम आज भी इलेक्शन लड़ेगा, ठीक हो गया। वो आप अगर किसी और को उठाते हैं वो भी इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आप क्यों इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाते हैं? कमरुल इस्लाम साहब अगर रिमांड पे रहे या जेल में चले गए तब भी इलेक्शन तब यही भी लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे ठीक, और उनको और जीतेंगे, ये भी आप देख लेना। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर आपके पास? कॉन्फिडेंस मुझे, मैं अवाम के रवैये को देख के बता रहा हूँ। अवाम इन बातों को समझते हैं, कबूल नहीं करते। इसीलिए जब भी हमने इलेक्शन में इंटरफियर किया है, और पाकिस्तान के हर इलेक्शन में थोड़ी बहुत इंटरफियरेंस हुई है, कभी ज्यादा हुई है। लेकिन सर अगर 2002 के जो इलेक्शन सर थे, अगर मियां शबाशी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं, तब भी इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। एक शख्स की बात नहीं है, इलेक्शन हम लड़ेंगे, लेकिन हम नताइज- अवाम के पास जाएंगे, हम अवाम के सामने मुकदमा रखेंगे। लेकिन नताइज को तस्लीम कर लेंगे फिर आप? नताइज को हमने हमेशा तस्लीम किया है, इस दफा भी करेंगे। लेकिन इलेक्शन मुतनाज़ा होते जा रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और जो हुकूमत मैनिपुलेटेड आती है कभी डिलीवर नहीं कर पाती। माजी में आई है मैनिपुलेटेड हुकूमतें, आपके सामने 2002 में ये कौन मैनिपुलेट कर रहा है सर? दोबारा मेरा सवाल बार बार यही है। देखिए, जो भी मैनिपुलेट कर रहा है पता कर ले, मैं तो आपको हकायक रख रहा हूं, अवाम खुद ही समझते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शंस की मैनिपुलेशन हमारे इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे माजी में करते रहे हैं, आज भी मैनिपुलेशन हो रही है। मैंने बारहा कहा, तो इंटेलिजेंस कर रही है, इंटेलिजेंस के इदारे जो भी हैं, ये काम मत करें, इस मुल्क में इलेक्शन को मुतनाज़ा मत बनाएं। अगर इलेक्शन में जो हुकूमत आएगी उसके बाद मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, वो मैनिपुलेशन से आएगी, पाकिस्तान का नुकसान होगा। ठीक हो गया भाई साहब, मैंने कोई छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन आप ब्रेक के बाद आपके हल्के की तरफ आएंगे कि वहां की सूरत हाल लोग इतने मुतमईन आपसे नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक को ब्रेक आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा भाई साहब, मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, कैंपेन कर सकेंगे? देखें, वो उनकी अहलिया शदीद बीमार हैं, और बदकिस्मती आज ये है कि इसके बारे में भी सोशल मीडिया के ज़रिए और दीगर प्रेस रिपोर्ट्स में बड़ी गलत खबरें आई। बड़ी अफसोसनाक बात है, और उनका वहाँ होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ हर शख्स इस बात के इसमें कोई शक नहीं है, जस्टिफाइड है। उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी अहलिया के साथ रह सकें और उनकी खिदमत कर सकें। बहरहाल वो जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर हुई वापस आएंगे। वो बिल्कुल यहाँ से कोई छोड़ कर नहीं कि इससे पहले भी वो जाना चाहते थे, इजाज़त नहीं मिली, अब इजाज़त मिली है, गए हैं, वापस आएंगे और इन अदालतों का सामना करेंगे। अच्छा, अब सोशल मीडिया से ज़हन में आया कि आपकी एक चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात हुई थी, बड़ी मुतनाज़ हुई, सोशल मीडिया पे आज भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। वो चीफ जस्टिस साहब के साथ आपकी मुलाकात आपकी ख्वाहिश पे हुई थी या उनकी ख्वाहिश थी मुलाकात की? देखिए, मुझे ये बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी मिलना चाहता हूँ। हम मिले और एक इनफॉर्मल मुलाकात थी, फॉर्मल मुलाकात नहीं थी। मैंने किसी से पूछा नहीं मुलाकात के लिए। आपको किसने बताया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं? मैं जरूरी समझता था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कोई ऐसा नहीं, वो जरूरी, देखिए, फॉर्मल चैनल है, इनफॉर्मल चैनल है? नहीं, देखिए, फॉर्मल चैनल को है नहीं। ठीक हो गया। जुडिशरी को मुझे रब्ता करने का कोई फॉर्मल चैनल नहीं है, बजाय खत, इसके अलावा खत लिखा जाए लॉ मिनिस्ट्री को और वो मुझे भेजें, तो कोई मिलने में हर्ज नहीं है। मैसेज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आया था? जी, मैसेज आया था कि वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर हम मिलेंगे, मैं खुद मिलना चाहता हूँ। मैंने भी ये कहा मैं भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे मामलात हैं, कोई जाती मामला नहीं था, जैसे एक मुल्क के लिए, मुल्की मामलात थे। वो मैंने उनके सामने बड़ी खुलकर बातचीत हुई। इनिशिएट जो था वो चीफ जस्टिस साहब ने किया था इस मुलाकात को। देखिए, इनिशिएट उनकी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी ख्वाहिश थी। अब किसने इनिशिएट किया, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। पहला कदम किसने उठाया? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। नहीं, सिंपल है, पहला कदम। वो कॉन्फिडेंस में बात हुई है, मैं उसको वहीं रहने दे दूं बेहतर। इलेक्शंस के लिए फैसला हुआ था कुछ उसमें? नहीं, इलेक्शन का यही था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए और होते हुए नजर आने चाहिए। लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही बदकिस्मती है कि इलेक्शन से पहले ऐसे हालात पैदा हुए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ, सेनेट इलेक्शन में हुआ, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, और फिर अब जो हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के मामले में बात हुई थी उस मीटिंग में? नहीं, कोई बात नहीं हुई। कोई केसेस के बारे में मैंने बताया, कोई वहां पर जाती बात या मुलाकात की वजह समझ नहीं फिर आज तक आई। मुलाकात एक दूसरे को समझने के लिए मुलाकात थी कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने असेंबली में बयान किए थे। मैंने असेंबली में कहा था कि आज जुडिशरी की वजह से और नैब की वजह से हुकूमत मफलूज हो चुकी है। कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। अफसर के पास बेहतरीन
ऑप्शन या ओनली ऑप्शन जो रह गया है कि कोई फैसला ना करे। और दूसरी मुलाकात फिर क्यों नहीं हुई? दूसरी मुलाकात की कोई जरूरत नहीं थी, ना उन्होंने जो फैसले उस मुलाकात में हुए वो इम्प्लीमेंट हुए? कोई फैसले नहीं हुए थे। उन्होंने बातचीत हुई जैसे मैं और आप बैठे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैंने अपनी राय का इजहार किया, मैंने उनकी बात समझने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात समझने की कोशिश की, और यही था। कैसा पाया आपने चीफ जस्टिस साहब को? नहीं, चीफ जस्टिस साहब एक नोन आदमी हैं, वकील रहे हैं, सब उनको जानते हैं। तो पहले भी आपने काम किया था ना? मेरी उनके साथ इससे पहले मुलाकात नहीं थी, पहली मुलाकात है। 97 से लेकर 99 में वो आपके साथ रहे हैं, काम करते रहे? मैं बताया, मेरी उनसे मुलाकात नहीं थी। तो और आपने फील किया कि वो बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और उसमें किसी किस्म की कोई आज जो आपको रिजर्वेशंस है वो नहीं होंगी? आपको मैं उनके बारे में कोई इबाम नहीं रखता, मैं उनके बारे में कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि मुल्क चले, मुल्क के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लेकिन अब वो होते नजर नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में, इन चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में जिनसे आपकी मुलाकात हुई और जो आप समझते हैं कि बहुत नाउन और अच्छी पर्सनैलिटी, वो आपको अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, नहीं हो रहे। जो वाकयात हो रहे हैं, जो हकाइक हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अक्कासी नहीं करते। तो सर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए क्या कर देना चाहिए? आर्मी चीफ साहब को कुछ अरसे के लिए उनको मुअत्तल कर दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब को मुअत्तल कर दिया, इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल कर दिया, क्या किया जाए इसके लिए? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बुनियाद ये होती है कि लोगों को अदालतों में फ्रिवलस पिटिशंस में ना घसीटा जाए। आज अदालतें भरी हुई हैं, फ्रिवलस पिटिशंस हैं। इलेक्शन का बुनियादी जो तरीका होता है दुनिया में, हम तो बहुत इलेक्शन करवा चुके हैं, वो ये होता है एक शख्स ने अपने इंटेंट का इजहार कर दिया आइन के तहत कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उस पर अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशंस बड़ी क्लियरली लिस्टेड हैं आइन के अंदर, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होती, आप इलेक्शन लड़ने दें। यहाँ पर एफिडेविट लगा दिया गया साथ, जिसका ना सिर है ना पैर है, सब्जेक्टिव उसके अंदर सवालात हैं, या तो ऑब्जेक्टिव सवालात होते हैं ना, आप इनका जवाब दे दें। अब वो मेरा एफिडेविट है, उसको किसी ने चैलेंज करना है तो अदालत में जाए और चैलेंज करे, जो तरीकाकार है कि इस शख्स ने गलत एफिडेविट दिया है। फिर कोर्ट भी डिक्लेयर करेगी कि ये शख्स जो है इसने फ्रॉड किया है, या इसने इस बात का काबिल नहीं है, ये अमीन और सादिक नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी, उसके बाद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अब यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स, अपेलेट ट्रिब्यूनल्स, वो इस चीज़ को लेकर बैठ गए कि जी तुमने ये जो यहाँ कॉमा है ना, ये कॉमा गलत डाला है, अब बताओ जी तुम्हें क्यों ना इलेक्शन से मतलब डिले किया जा रहा है ताकि आप कंपेन ना कर सकें। डिले जी बिल्कुल। आज 3 हफ्ते रह जाएंगे, जब ये प्रोसेस खत्म होगा फिर भी कोई बात नहीं है, हम इलेक्शन फिर भी लड़ेंगे, अवाम के सामने जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो। ठीक हो गया, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये फरमाइए, कल आप हल्के में गए, वहां पे लोगों ने एहतजाज किया, शायद लोग अब आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, लोगों का ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपने सबसे ज्यादा अपने हल्के में लूज किया। ये हर एक की राय हो सकती है, इस राय का इजहार जो है वो 25 जुलाई को हो जाएगा। मैं 1988 से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा पहले से ज़्यादा ही वोट हासिल किए और मार्जिन भी बढ़ा है। और उसकी वजह यही है कि मैंने कभी भी सियासत को, एक जो रिश्ते हैं हल्के में, वो सियासी रिश्ते नहीं हैं, वो ज़ाती रिश्ते हैं। लेकिन कल एहतजाज क्यों कर रहे थे? एहतजाज कोटा में दफ्तर की ओपनिंग थी, वहाँ पर जो दफ्तर खुलना था, रास्ते में चंद लोगों के गैस के मीटर नहीं लगे थे, 10-12 लोग थे, लेकिन उनके साथ 4 कैमरा भी थे। अच्छा, लेकिन तो इसलिए पता ये चलता है कि ये सिर्फ एहतजाज कैमरे को दिखाने के लिए और वीडियो क्लिप जो है वो अपलोड करने के लिए। ऐसे और भी वाकयात होंगे ऐसे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जब भी आप निकलेंगे बड़ा आसान है, इसी किस्म का इस्तेमाल होगा। आप 6 बंदे खड़े कर लें। मैंने अलहमदुलिल्लाह 1,35,000 वोट लिया था, 1 लाख वोट मेरे खिलाफ भी पड़ा था। मेरे खिलाफ 1 लाख लोग डेफिनेटली हल्के में हैं, तो वो एहतजाज उनका हक बनता है, एहतजाज अपने जलसे में जाकर करें। अभी इलेक्शन का माहौल है, एहतजाज करना था हुकूमत में करें। हमने काम कर दिए, हम अपना कारकर्दगी लेकर जाएंगे हल्के में इंशाअल्लाह। आप देखेंगे 25 के रिजल्ट भी देख लें। लेकिन ये एक सिलसिला जो है ना कि 20 आदमी खड़े कर दें और वीडियो क्लिप 15 सेकंड का बनाकर अपलोड कर दें
اور कहें जी देखिए जी साहब वज़ीर-ए-आज़म हल्के में गए, वहाँ बड़ा एहतजाज हुआ। सर मैं आज आपके हल्के में गया था और मैंने देखा कि वहाँ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है, ना आपके बैनर्स लगे हुए हैं, ना वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग शुरू हुई है अभी तक, ना कोई आपने जलसा किया है, ना आपने लोग मोबिलाइज किए हैं। क्या आप वाकई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं NA57 से? जी आप जाके हल्के में देख लें, अभी हमारे कागज, अभी कल कागजों पे पिटीशन का फैसला होना है, उसके बावजूद भी इसमें 5 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें। सर मैं आज गया हूँ, मैंने किसी जगह आपके बैनर आप हल्के, अभी मैं बैनर लगाता ही नहीं हूँ, मैंने आज तक बैनर नहीं लगाई। मैंने बताया ना, मेरा रिश्ता बजल से भी नहीं करता, मेरा रिश्ता मीटिंग्स भी नहीं हुई, कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं करता। तो आप करते हैं? मैं लोगों के पास जाता हूँ और आप डोर टू डोर, मैं सबको जानता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मुखालफीन हैं वो हल्के के अगर खदो खाल ही बता दें, यूनियन काउंसिल के नाम ही बता दें, तो मैं उनको मान जाऊंगा। यानी सदाकत अब्बासी उनके पास, क्योंकि इसका अगला सेगमेंट जो उनके साथ है, आपका ख्याल ये कि वो नहीं जानते, आप सब कुछ जानते? 51 यूनियन काउंसिल नाम बता दे कोई मेरा मुखालिफ जो है। आप 25 को रिजल्ट देख लें। हमने कभी, मैंने बताया कि इसको एक सियासी रिश्ता नहीं बनाया, एक ज़ाती रिश्ता है, अवाम की खिदमत की है, अवाम के मसाइल को हल किया है। कोताहियाँ इंसान है, कोताहियाँ गलतियाँ बिल्कुल हमारी हैं, और जो शख्स इक़्तिदार में रहा हो, स्पेशली 30-31 साल हो गए हो, और मैंने 31 साल में से 21 साल अपोजिशन में गुजारे हैं, मैंने इक़्तिदार में नहीं गुजारा। ये राजा ज़फरुल हक साहब का एक फैक्टर डेवलप हुआ है आपके हल्के में, क्योंकि सादिया अब्बासी साहिबा को जब सेनेट का टिकट मिल गया तो वो आपके साथ कोई नाराज हैं, वो खुश नहीं थे, तो अब उनके जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट भी ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिया, तो अब वो सदाकत अब्बासी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं इस हल्के में। नहीं, ऐसी ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है, उनका कोई उम्मीदवार इस हल्के में नहीं था। उनके जो बेटे हैं वो सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं। राजा सगीर को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट, वो राजा रसूलुल्लाह साहब के गांव से ही हैं, वो इंडिपेंडेंट सूबाई के इलेक्शन लड़ते हैं, तो पिछली दफा भी लड़े थे, इस दफा भी लड़ रहे हैं। तो जो टिकट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, उन्होंने मुझे दिया है। राजा साहब उस टिकट को सपोर्ट पहले भी उन्होंने किया है, इस दफा भी करेंगे। और ये किसी उम्मीदवार की बड़ी गलतफहमी है कि किसी दूसरी पार्टी का लीडर मुझे सपोर्ट करेगा हल्के में, ये उसकी शिकस्त का पहला साइन होता है। तो आप राजा ज़फरुल हक साहब आपके साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, आप जलसों में लेके जाएंगे उनको? जी बिल्कुल, और वो आपके कंधे के साथ कंधा मिला के वोट मांगेंगे वहां पे? बिल्कुल। क्योंकि एक फैक्टर जो मैंने वहां पे देखा, मैं आपके हल्के में जाके, तो राजा सगीर के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं राजा साहब, और शायद आपके लिए शायद वो कंपेन ना करें। वो राजा सगीर जो है वो सूबाई असेंबली में उम्मीदवार हैं, वो कौमी असेंबली में उम्मीदवार नहीं है। सीट एडजस्टमेंट होगी ना सर PTI के साथ? नहीं, सीट एडजस्टमेंट देखिए, राजा सदाकत की सपोर्ट करें और वो इधर से वोट राजा सगीर साहब को दे दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। अच्छा, आपको यकीन? राजा ज़फरुल्लाह साहब के अपने बेटे सूबाई के उम्मीदवार हैं राजा सगीर के खिलाफ, ये आपको गलतफहमी हो गई ये मामले में। अच्छा ये फरमाइएगा सर, ये आपने हल्के में इतना काम किया है कि लोग मुतमईन हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको खास केयर नहीं की, सड़कों की हालत वहाँ पे ख़राब है, गैस, आप गैस के महकमे के वजीर होते हुए आप अपने पूरे हल्के में गैस प्रोवाइड नहीं कर सके लोगों को, तो लोगों को एतराज़ात बहुत है, पानी का मसला है बहुत। जी आप जाके देख लें, मेरा सिर्फ एक सिंपल सा दावा है, हम 10 साल हुकूमत में रहे हैं, आप इस हल्के में कोई काम देख ले जाके, सड़क हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, गैस हो, बिजली हो, सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। ये इत्तेफाक है, और सिर्फ यहाँ इस हल्के में नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में भी चले जाए। अब देखिए चौधरी निसार साहब का हल्का बिल्कुल आपके साथ ही बिल्कुल करीब है, वहां पे लोग ये कहते हैं चौधरी निसार साहब ने बहुत काम करवाया, उनका हल्का जो है कोई सड़क किसी के ऊपर आप चले जाएं कारपेटेड सड़क है, वहां पे पानी है, गैस है, बाकी सब चीजें भी हैं, स्कूल्स भी खुले हुए हैं, और इसके अलावा कहीं भी आप चले जाएं बेसिक हेल्थ यूनिट्स वहां के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कहते हैं कि अब्बासी साहब उतना काम नहीं करवा सके जितना इनको करवाना चाहिए था। देखें आप हल्कों को देख लें, और मैं कुछ लंबे चौड़े दावे नहीं करना चाहता, जितने चौधरी निसार साहब के हल्के में काम हो उससे शायद ज्यादा ही मेरे हल्के में काम हुए हो। हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, अगर यहाँ एक गांव में बिजली लगानी हो वहाँ 10 गांव में बिजली लग जाती है, यहाँ 1 किलोमीटर सड़क बननी हो मैदानी इलाके में 5 किलोमीटर बन जाती है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पैसे के हिसाब से देखना चाहें तो किसी हल्के से इंशाल्लाह पाकिस्तान में कम काम इस हल्के में नहीं हुआ। तो आप जीत जाएंगे, आपका ख्याल है? अल्लाह का करम हुआ तो ज़रूर जीतेंगे, अगर अल्लाह ताला मंजूर ना हुआ तो नहीं जीतेंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने शाहिद काकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद सदाकत अली अब्बासी साहब के पास जाएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है इसी हल्के से। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
آج ہم کے الیکٹرک کے ساتھ ہیں. ہمیں کنڈے نظر آ رہے ہیں بجلی کے. ڈائریکٹ یہ دیکھیں کنڈے چل رہے ہیں, ڈیڈکشن بل ریز کریں گے. فیس بک کے اوپر کمپلین کریں, 8119 ہے, اسپیک اپ ہے, کئی پلیٹ فارم ہے. یہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے, بزنس جنریٹر ہے, قوم کا پیسہ, ملک کا پیسہ, آپ کا پیسہ, میرا پیسہ, اس طرح چوری ہوتا ہے. کتنا ہیوی لوڈ اللیگلی چل رہا ہے. یہ ہم ان کو 7 دن کی مہلت دیتے ہیں, یہ نوٹس سب لگ چکے ہیں. کیوں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں یار یہ لوگ؟ دیکھیے گرفت جمعے کی شام 7:05 پر صرف ایکسپریس نیوز پر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. صداقت علی بھائی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. کہوٹا حلقہ ہے ان کا, اور یہ دوسرے بڑے امیدوار ہیں اس حلقے سے, NA57 سے, اور یہ اس وقت بڑے جوشیلے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ بڑی جلدی کامیابی ان کے قریب پہنچ جائے گی. بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 1 مہینہ رہ گیا الیکشن میں, لیکن کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. میں پورا حلقہ آپ کا پھر چکا ہوں, کسی جگہ بینر نہیں لگے ہوئے, لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے, کارننگ میٹنگ شروع نہیں ہوئی ابھی تک, تو اتنا ڈیلے کیوں ہے جی آپ کی طرف سے؟ دیکھیں الیکشنئرنگ ہے وہ اس لیے سلو ہے کہ ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز کے جو ٹکٹ ہے ان میں مسئلہ ہے, ابھی تک پارٹیوں نے ٹکٹ نہیں دیے. خاص کر اس بیلٹ میں ہمارا ٹکٹ کل اناؤنس ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایک چیز مومنٹم پکڑ رہی ہے ہمارا. اس وقت اب دوپہر کے ٹائم ہے, گرمی کا وقت ہے, آفٹر نون میں ہم بھی نکلے ہیں. اب آپ کے لیے ذرا آپ کا پروگرام تھا تو جلدی آئیں, ورنہ یہاں پہ 4-5 بجے کے بعد آپ بڑی گہما گہمی ہے. یہ دیہاتی علاقہ ہے, لوگ صبح ذرا اپنے کام کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں. ویسے تو بڑا لمبا حلقہ ہے آپ کا, مری ہے, کہوٹا ہے, کلر سیدہ ہے اس کے اندر, تو یہ اتنا جو حلقہ کور کر لیں گے آپ 1 مہینے کے اندر؟ جی میں نے تو پچھلے 5 سال, میں لاسٹ بھی میں نے الیکشن لڑا تھا, آئی واز رنرز اپ, اور میں نے پچھلے 5 سال میں پورے حلقے میں گزارے ہیں. اور مجھے ایک بڑا فائدہ ہوا ہے جو اس الیکشن میں کمپین میں, وہ شاید بھائی صاحب کا وزیر اعظم بننا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے, یا ان کے جو ان کے لیڈر تھے جو انہوں نے وعدے کیے تھے, وہ جب وعدے مکمل نہ ہوئے, لوگوں نے کہا کہ اگر شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے تو دوبارہ وہ MN بننے کے کیا کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لیے بھی جیت سکتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے کچھ عرصہ. جی ان کا وزیر اعظم رہنا واز اے بلیسنگ, کہ وہ وزیر اعظم رہنے کے بعد پبلک میں اس طرح ایکسپوز ہو گئے کہ ایک بندہ 1 سال کے قریب وزیر اعظم رہا, اور اپنے جو اس کا سوابدیدی فنڈ تھا جو ان لوگوں کا حق تھا, اس میں سے بھی 1 روپیہ ایک کوئی پروجیکٹ اپنا نہیں دے سکا. اور جن کو وہ قائد مانتے ہیں, میاں نواز شریف, جو وعدے انہوں نے کہوٹا سے کیے, جو وعدے مری سے کیے, جو وعدے کوٹلی ستیا سے کیے, جو کلر سے کیے, ان سب وعدوں کا میں لسٹ بتاؤں, ایک بھی وعدے کا ایک بھی اینٹ بھی نہیں لگی. اور مری سے بھی آپ جیت جائیں گے, آپ کا خیال یہ ہے کہ مری, وہاں پہ تو شریف برادرز خود آتے رہتے ہیں, اس کے بعد علاوہ شاید خاقان عباسی صاحب اپنا ہر ویکنڈ جو وہاں پہ گزارتے تھے, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے بھی آپ جیت جائیں گے؟ 2 باتیں کریکشن کروں, میاں صاحب وہاں جاتے ہیں رہائش انجوائے کرنے کے لیے, اور شاید خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر بنے 1 دفعہ بھی نہیں گئے. مری کے میں بات کروں, مری میں 2013 میں میاں صاحب نے 4 بڑے وعدے کیے تھے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3 یونیورسٹیز بنائیں گے, انجینئرنگ, میڈیکل اور ایگریکلچر, اور ایک انہوں نے کہا تھا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے جہاں لاہور اور کراچی سے لوگ علاج کرنے آئیں گے. مری میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بلک واٹر سپلائی, جو 4 بلین کا بننا تھا, وہ 10 سال پہلے اس میں 2.75 بلین لگ گئے تھے. شاہد عباسی صاحب کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو بحال نہیں کر سکے. میاں صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ مری بلٹ ٹرین لے کے جائیں گے, تو جو انہوں نے وعدہ کیا وہ وعدہ ایک بھی وعدہ یہ سارے وعدے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ پورے کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں, ساری یونیورسٹیز آپ بنا دیں گے, بلٹ ٹرین لے جائیں گے, پانی کا مسئلہ حل کر دیں گے, وہاں پہ جو سیوک پرابلمز ہیں لوگوں کے وہ سارے آپ حل کریں گے. میاں صاحب, چوہی صاحب, ہم سینسیبل بندے ہیں. آپ کو ہر آدمی میاں نظر کیوں آتا ہے؟ نہیں, آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا, اس لیے میں نے بات کی. چوہی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سینسیبل ذی شعور آدمی مری میں بلٹ ٹرین کی بات نہیں کرے گا, یہ میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں, یہ انہی کا شیوا ہے. بلٹ ٹرین نکال دیتے ہیں, یونیورسٹیز, پانی کا ایشو, سڑکیں, لوگ, سیوک پرابلمز. ہم ایک یونیورسٹی فل4 کوسار یونیورسٹی وہاں بنائیں گے, ایک یونیورسٹی کوٹلی ستیا بنائیں گے, اور ایک یونیورسٹی انشاءاللہ کوٹا میں بنائیں گے, جہاں ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ ڈگری کالج انشاءاللہ. یہ 5 یونیورسٹی, 5 UCs کا یہ ہب ہے. ذہن میں رکھیے گا, یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, اور آپ کے جب 5 سال پورے ہوں گے, اور اگر فرض کیجئے آپ نے یہ ساری چیزیں پوری نہ کی, تو یہیں پہ کھڑے ہو گئے جب بات کریں گے تو سب یہ کہیں گے کہ وہ عباسی صاحب نے بھی نہیں کیا کام. چوہی صاحب ہم اسی لیے آگے آئے ہیں کہ انہوں نے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ جو ان کا حال ہو رہا ہے, کل شاہد صاحب یہاں کوٹا میں آئے, لوگوں نے ان پہ انڈے پھینکے, لوگ ٹماٹر پھینکے, یہاں سے ان کو مار کے بگایا. اور میں آپ کے
चैनल के जरिए हमारे दूसरे वहाँ पे जो वादा करेंगे पूरा होगा इंशाल्लाह वादा ही वो करेंगे। ये लोग सड़कें भी लोगों को मिलेंगी। हम सारे सुन रहे हैं हाँ कि जी। यहाँ पे आप क्या इंशाल्लाह- करेंगे इस हल्के के हम लिए? इंशाल्लाह इस जगह पे एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे ठीक हो और गया। लड़कियों के लिए हम इंशाल्लाह हायर सेकेंडरी यहाँ पे इंटरमीडिएट पानी का मसला, यहाँ जो पानी का मसला, सेहत का जो सड़कों का मरकज मसला, है, रोजगार का मसला, अस्पतालों का मसला, देखें जो सब मसले हल कर रहे हैं आप। रोजगार का मसला एक नेशनल पॉलिसी के तहत होता है। हमने यहाँ मियाँ साहब ने कोटा में एक टूरिज्म स्पॉट का ऐलान किया हुआ है, इंशाल्लाह वो हम मुकम्मल करेंगे। इस जगह पे हम एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे, खवातीन का हायर सेकेंडरी कॉलेज बनाएंगे इस जगह और कोटा में, इस गांव में। इस जगह इंशाल्लाह ये ये जगह 5 यूसीज का हब है। यहाँ इंशाल्लाह जो हेल्थ सेंटर है उसको हम स्टेट अच्छा ये फरमाइए, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि राजा जफरुल हक साहब भी अब आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे सादिया अब्बासी साहब को टिकट दे दिया था और राजा जफरुल हक उससे उसके बाद दिल गिरफ्त है और अब वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता आपके सामने। वैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हमें मैं बताऊं, शायद अब्बासी साहब जो है वो ओपनली राजा जफर हक साहब के बेटे को टिकट मिलता है, वो उसकी ओपन मुखालफत करते हैं, वो एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि राजा जफर हक साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा तो आप उनसे जाके मिलने राजा जफरुल हक साहब से अपनी पार्टी में शामिल कर ले या उनसे वोट ले लें? नहीं, वो अपनी पार्टी में है और ये इलाके की सेटलमेंट है। लोग शायद अब्बासी को इसलिए भी वोट नहीं देना चाहते कि शायद अब्बासी एमएनए बन के इस कोटा को कुछ नहीं दे सका। इन लोगों की बड़ी अच्छा ये तवक्कुआत थी। फरमाइए, राजा जफरुल हक साहब के साथ आपकी कोई सीट एडजस्टमेंट हो रही है सीक्रेटली, खुफिया तौर नहीं, पर? सीट एडजस्ट नहीं होती, इलाकाई लोगों की अपनी सेटलमेंट होती है। लोग कैंडिडेट देखते हैं, लोगों ने शायद अब्बासी को देख लिया कि जो 6 दफा एमएनए बना उसके बाद वजीर आजम बन के हल्के का खिदमत नहीं कर सके, तो लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखते हैं एंड वी आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। इसलिए लोग इमरान खान साहब आएंगे इस हल्के में इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे जैसे और जो वो वादा करेंगे वो बाद में पूरा करेंगे अगर आपकी हुकूमत आ गई। लोगों को पता है कि इमरान खान साहब एक सच्चे लीडर हैं और वो लोग इसीलिए अवाम उनकी तरफ गई है। इंशाल्लाह जो वादा पूरा करेंगे, हम जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। हमारा वादा ही मेनली ये होता है, हम एजुकेशन। लेकिन ये जो आप पे एतराज किया जाता है आपकी पार्टी पे और कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत आई, जो कुछ आपने जो वादे किए थे आपने 5 साल में पूरे नहीं कर सके, लोगों का ख्याल ये है और आपके मुखालफिन का भी ख्याल है कि उसी तरह उसी किस्म का एक और खेल खेला जाएगा अगले 5 सालों में। इमरान खान साहब वादे करेंगे लेकिन पूरे नहीं कर मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इमरान खान साहब ने पूरी गवर्नेंस का फोकस वहाँ पे शिफ्ट किया, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी बनाया, उन्होंने सारे एग्जिस्टिंग स्कूल कॉलेजेस बेहतर किए, हेल्थ में बेहतरी हुई, पुलिस थाना कचहरी और पटवारी बेहतर हुआ। ये लोगों के मसाइल यही हैं, यहाँ तो थाना कचहरी का जुल्म होता है। तो इमरान खान ने पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का जो पैरामीटर्स थे वो चेंज किए और जो स्टैंडर्ड्स थे गवर्नमेंट करने के वो चेंज किए। इसलिए हम समझते हैं कि इन तो लोगों को आपका ख्याल ये है कि नया बहुत पाकिस्तान परफॉर्मेंस है हमारा ख्याल। NA 57 से तुलू होगा इंशाल्लाह। इसलिए पुराना पाकिस्तान यहाँ पे एक्सपोज हो गया, PMLN यहाँ पे एक्सपोज होगी, शायद अब्बासी यहाँ पे एक्सपोज हो गए। वो जब से वजीर आजम बने अब आप लोग ये मुझसे पूछते हैं कि इस वक्त अब उनको हम क्या बनाएं, कोई इलाके के काम करें। वजीर आजम तो हमने बना दिया इस हल्के ने, ठीक हो गया। अगर इसके बाद भी वो काम नहीं कर सके तो क्या उनको तो अमेरिका वैसे के आप भी वजीर आज़म बनना चाहते हैं? जी जरूर, हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है। अब भाई साहब मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला करम करे, हो सकता है अगले 5 साल में आप ही वजीर आज़म हो। लेकिन ये याद रखिएगा अगर आप वजीर आज़म बन गए या MNA बन गए या आप वजीर बन गए तो अपने इलाके का जरूर ख्याल रखिएगा। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को